अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर थ्योरी बाय डेविड एम बर्टन, चैप्टर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन द इंटीजर्स, एक्सरसाइज 2.2। हमारे पास BS लेवल की नंबर थ्योरी की बुक है जिसका राइटर है डेविड एम बर्टन। उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम आती है। Prove that if a and b are integers with b greater than 0, then there exist unique integers q and r satisfying a is equal to qb plus r, where 2b less than and equal to r less than 3b। यहाँ पे हमारे पास डिविजिबिलिटी का थ्योरम है, जो कि हमारे पास a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर के इक्वल होता है। उसको हमने प्रूव करना है किसके लिए, 2b लेस दैन इक्वल टू आर लेस दैन 3b के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं दो इंटीजर्स खुद से a और b। a b अगर दो इंटीजर्स है, b ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पे लाजमी से दो हमारे पास q और r एग्जिस्ट करेंगे। वो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि a हमारे पास जो है वो इक्वल है क्यू बी प्लस आर के, और आगे हमारे जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है 2b लेस दैन आर लेस दैन 3b वाली, वो हमने ले ली। अब हमने इस पर डिवीजन एल्गोरिदम इस तरह से लगाना है कि वहाँ पे अगर हमारे पास q और r एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने उसकी यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए क्या करना है कि खुद से दो और इंटीजर ले लेने हैं, q डैश एंड r डैश। अगर q डैश और r डैश वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी डिवीजन एल्गोरिदम लगेगा, a इज इक्वल टू क्यू डैश b प्लस डैश r। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो r डैश होता है वो हमारे पास 0 से b के दरमियान में लाई करता है। मतलब b हमारे पास वो टर्म होती है जिसपे हमने a को डिवाइड करना होता है, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो या तो उससे छोटा होता है या 0 होता है। मतलब जो r डैश है वो 0 और b इन दोनों के दरमियान में लाई करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिदम बनता है वो a इज इक्वल टू क्यू डैश b प्लस r डैश प्लस 2b माइनस 2b। अब हमने 2b ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। यहाँ से हमने अपनी वो डिवीजन एल्गोरिदम की कंडीशन बनाने की कोशिश करनी है, इसलिए हमने 2b जो था इसमें ऐड भी किया और सबट्रैक्ट भी किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो q डैश b प्लस 2b था, इसमें से हमने क्या किया है, b को कॉमन निकाला है। तो यहाँ से q डैश माइनस 2 जो है वो आ गया और कॉमन निकला है b। बाकी जो हमारे पास r डैश प्लस 2b था वो उसको हमने वैसे ही लिख लिया साइड पे। अब यहाँ पे जो q डैश माइनस 2 है इसको हमने लेट कर लेना है कि ये q के इक्वल है और r डैश प्लस 2b जो है वो r के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाइड करेगी। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि r के लिए q के लिए ली थी जो हमने टर्म वो, और जिसको हमने r डैश और q डैश के लिया था उसके लिए टर्म, ये तो दोनों सेम है। इसके लिए भी हमारे पास जो r डैश है वो 0 और b के दरमियान लाई करता है। तो देन हम क्या करेंगे, एडिंग 2b ऑन बोथ साइड्स। ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखी है कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, इसके दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, 2b को ऐड कर देंगे। 0 में 2b ऐड होएगा तो वो 2b रह जाएगा, r डैश में भी 2b ऐड हो जाएगा और b में भी 2b ऐड हो जाएगा। तो दरमियान वाली जो टर्म है हमारे पास r डैश प्लस 2b, इसको अभी हमने ऊपर लेट किया था कि ये r के इक्वल है, तो यहाँ पे r लग जाएगा। 2b लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3b। तो यही हमने प्रूव करना था, यूनिकनेस प्रूव करनी थी हमने दो इंटीजर्स की। कौन सी कंडीशन के लिए, 2b लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3b के लिए। तो यहाँ से हमारे पास वो कंडीशन प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है, शो दैट एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6k प्लस 5 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 3j प्लस 2 बट नॉट कन्वर्सली। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर 6k प्लस 5 हमारे पास, उसको 3j प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 3j प्लस 2 को 6k प्लस 5 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि a टर्म जो है, एक a नंबर ले लेते हैं, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो 6k प्लस 5 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने इसको किसी j के लिए प्रूव करना है। a जो नंबर है वो हमारे पास 6k प्लस 5 है, अगर इसी a को हम j के लिए लेते हैं तो 3j प्लस 2 आ जाता है। ये हमारे पास एक नंबर है। अब जो 6k प्लस 5 है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 जो 6k है हमारे पास उसको हमने कौन सी वैल्यूज़ में लेके जाना है, 3 की सूरत में उसको हम 3j प्लस 2 की फॉर्म बनानी है। तो 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे 6 को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 के और 5 को लिखेंगे 3 प्लस 2,
मतलब मैंने 3j+2 वाली फॉर्म बनानी है। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकालती हूँ तो 2k+1 आ जाएगा और +2 जो है वो मेरे पास एज इट इज़ जो बाद वाला है उसको एज इट इज़ रहने दिया। पहली वाली 2 टर्म्स में से 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे मेरे पास j की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2k+1 के। 2k+1 को अगर j पुट करेंगे तो ये a की वैल्यू जो है वो 3j+2 आ जाएगी। अब यहाँ से ये प्रूव हुआ कि हम 6k+5 को 3j+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 3j+2 को 6k+5 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो नहीं लिख सकते। अब मैंने इसको प्रूव करना है। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इफ़ a = 8, a को अगर मैं 8 लेती हूँ तो यहाँ पे मैं 3 × 2 + 2 कर सकती हूँ। और अगर मैं 8 को दोबारा से और तरीके से तोड़ना चाहूँ, 8 को 3 × 2 कर सकते हैं, 6 × 1 + 2 कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये मेरे पास 2 मेथड है, इनके अलावा मैं 8 को तो नहीं तोड़ सकती, किसी भी फैक्टर में नहीं तोड़ सकती। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों यूनिक है, 1 भी यूनिक नंबर है, 2 भी यूनिक नंबर है। तो यहाँ पे 8 जो है वो यूनिक नंबर तो बन रहे, लेकिन मेरे पास ये 6k+5 वाली फॉर्म नहीं बन रही। मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनता है। फर्स्ट टर्म तो बनती है, लेकिन मेरे पास जो अगली वाली टर्म है 2 + 2 वाली, वो वाली नहीं बन रही। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 2 और 1 वो यूनिक नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 8 ≠ = 6k+1, 6k+5 वाली कंडीशन ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो इस फॉर्मूले में पुट करने से बन सके। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं j की कोई भी वैल्यू ले लूँ, ये जो a = 3j+2 लिखा हुआ है यहाँ पे j की जगह पे मैं कोई सी भी वैल्यू ले लूँ, मैं यहाँ पे 6 मतलब इसको मैंने बनाने की कोशिश करनी है ना, j की जगह पे कोई भी वैल्यू लूँ तो ये मेरे पास जो है वो 6k+5 वाली कंडीशन नहीं बनती। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 6k+5 था ये j की सूरत में तो लिखा जा सकता है, लेकिन जो 3j+2 है इसको हम k की फॉर्म में कन्वर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, यूज़ द डिवीजन एल्गोरिदम टू इस्टेब्लिश द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k+1। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर लें, उसको हम 3k की फॉर्म में लिख सकें या फिर 3k+1 की फॉर्म में लिख सकें। इसको हमने इस्टेब्लिश करना है डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a स्क्वायर, अगर a एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर 3 के इक्वल होगा, और इसी तरह अगर a एक नंबर है तो उसका स्क्वायर 3k+1 के इक्वल भी होगा। यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, वहाँ पे हमारे पास 2 इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे a और q, सच दैट a = 3q। अगर a जो है वो हम 3q के इक्वल ले लेते हैं और उसके अलावा a जो है हम 3q+1 के इक्वल भी ले लेते हैं और उसके अलावा 3q+2 के इक्वल भी ले लेते हैं। यहाँ पे कोई से भी इंटीजर 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, मतलब सारे इंटीजर्स ले सकते हैं। तो a = 3q है, अगर हम इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं तो a² = 9q² आ जाएगा, 3 × 3q²। और यहाँ पे हम 3q² को k का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे a जो है वो 3k के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम a = 3q+1 लेते हैं, उसके दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ऐड करते हैं, स्क्वायर ऐड करने के बाद 3 को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर हमारे पास जो टर्म बचती है 3q² + 2q, इसको हम k लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो a² है वो इक्वल आ जाएगा 3k+1 के। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं, a = 3q+2 और इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है 9q² + 12q + 4, और यहाँ से मैं 4 को 2 वर्ड्स में तोड़ सकती हूँ 3+1 में। तो यहाँ से जो पहले 3 टर्म्स है उसमें से 3 कॉमन आ सकता है, 3 × 3q² + 4q + 1 तो यहाँ पे जो मेरे पास 3q² + 4q + 1 है, इसको k लेट कर लेते हो तो इसका आंसर भी 3k+1 की फॉर्म में आ जाता है। और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि यहाँ पे हम a कोई भी नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, वो या तो 3k की फॉर्म में आएगा या 3k+1 की फॉर्म में आएगा। k यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है ना, वो बेशक छोटी हो या बड़ी हो, उसको हमने खुद से इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट बी पार्ट है द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज़ वन ऑफ द फॉर्म। अब अगर हम क्यूब लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो या तो 9k की फॉर्म में आएगा, या 9k+1 की फॉर्म में आएगा, या फिर 9k+8 की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे एक हमने इंटीजर लेट कर लिया a, अगर हम उसका क्यूब लेते हैं तो वो या तो 9k के इक्वल आएगा, या 9k+1 के इक्वल आएगा, या 9k+8 की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे लेट कर लेते हैं इंटीजर a = 3q + r। r कौन सा यहाँ पे हमने यूज़ करना है, 0 यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ करते हैं, या फिर 2 यूज़ करते हैं। जब हम स्टार्टिंग पे इसका क्यूब लेते हैं
ए इज इक्वल टू 3 क्यूब आ, ए इज इक्वल टू 3 क्यूब है, 3 क्यूब का क्यूब लेंगे तो वो 27 क्यूब आ जाएगा। यहाँ से 9 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 3 क्यूब आ जाएगा। अब जो 3 क्यूब है उसको हमने के लेट कर लिया, तो जो उसका क्यूब है हमारे पास 9k के इक्वल आ गया। इसी तरह 3 क्यूब + 1 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैंने इसको एक्सपेंड किया हुआ, आप क्यूब का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो सबको ही प्रूव करना आता होगा। यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर का जब हम क्यूब लेंगे तो वो 27 क्यूब आएगा, और आगे हम 3 क्यू स्क्वायर + 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे साथ 3 का फैक्टोरियल तो वो 54 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास जो 3 क्यू स्क्वायर है वो 36 क्यू आ जाएगा, और प्लस 3 का जो हमारे पास हम बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो वो 1 होता है, और साथ में हमारे पास 2 है तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब सारी जो टर्म्स हैं इनमें से 9 कॉमन आएगा। फर्स्ट वाली 3 टर्म्स में से 9 को कॉमन निकालेंगे तो बाकी टर्म बचेंगे 3 क्यू + 6 क्यू स्क्वायर + 4 और लास्ट वाला +8। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसकी जगह पे के लेट कर लेंगे तो 9k + 8 की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम 0 पुट करते हैं तो 9 के आंसर आता है, 1 पुट करते हैं तो 9k + 1 आंसर आता है, और अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 9k + 8 आंसर आता है। और यही हमने इसमें इस्टेब्लिश करनी थी टर्म। थर्ड हमारे पास बात है, द फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 5k और 5k + 1। अगर हम फोर्थ पावर लेते हैं तो 5k आंसर आएगा या फिर 5k + 1। बिल्कुल सेम उन्हीं लाइनिंग पे ये भी क्वेश्चन होगा जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर पहले आपको 2 बताएं। एन हम लेट कर लेते हैं 5q + r, और r जो है वो 0 और 5 मतलब 0 और b के दरमियान में लाई करता है, ये तो अंडरस्टूड बात है। अब हमने कंसीडर करना है कि हम इनकी पावर 4 लेते हैं। अब 4 पावर को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, पावर 4 है तो 4 0 आ जाएगा, और एक ए यहाँ पे हमारे पास 5 किया उसकी पावर 4 आ जाएगा, फिर 4 1 आ जाएगा, और 5q की पावर 3 हो जाएगी, साथ r आएगा, फिर 4 2 आ जाएगा, 5q की पावर 2 हो जाएगी, r की पावर 2, फिर 4 3 5q और r की पावर 3, फिर 4 4 और r की पावर 4, यहाँ पे 5q की पावर 0 और वो ख़त्म हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होता है। अब सिंपली इसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले r को 0 पुट कर लेते हैं। r यहाँ पे सबसे पहले 0 है तो इसी एक्सपेंशन में हम 0 पुट करते हैं। जब r की जगह पे हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो सारी टर्म्स जो हैं वो 0 के साथ r के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सारी टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म बचेगी। तो उसको हमने 5q की पावर 4 है ना यहाँ पे, तो हम उसको 5 कॉमन निकालेंगे, बाकी सबको k लेट करेंगे तो n⁴ जो है वो हमारे पास 5k के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने टर्म्स को 5 जो है वो फैक्टर बनाना है, 5 के फैक्टर में लिखना है ना उसको, क्योंकि हमने 5 के फैक्टर में इसको प्रूव करना है। अब हमें n की जगह r की जगह पे पुट करेंगे 1। अब सारी टर्म्स में r की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचती है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करना आता होगा, अगर नहीं भी आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी बात है, पहली क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको सिंपली एक्सपेंड करना है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स में टर्म लिखी होती है ना बाइनोमियल की 4 1, जैसे ऊपर हमारे पास n होता है नीचे k होता है, इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं। ऊपर n का फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल होता है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो k टर्म होती है नीचे वाली टर्म होती है उसका फैक्टोरियल होता है, और ब्रैकेट में हमारे पास होता है n - k का फैक्टोरियल, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। बाकी तो हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, r की जगह पे जब हम 1 पुट करते हैं तो n⁴ इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग टर्म आती है। जो समथिंग टर्म आती है उसको हमने के लेट कर लेना, जैसे हमने पार्ट ए और बी में किया सिमिलरली, तो 5k + 1 की फॉर्म में टर्म आ गई। इसी तरह बिल्कुल सेम जब r2 करते हैं तभी हमारे पास इसी तरह की एक टर्म आती है। जब हम ये आगे से आगे करते जाएंगे ना तो हमारे पास 5k फैक्टर की ही बनेगी, या तो 5k बनेगी या फिर 5k + 1 बनेगी। इसी तरह हमने इसको 1 के लिए करके देखा, 2 के लिए करके देखा, फिर 3 के लिए करके देखा, तो यहाँ पे मेरे पास 5 का फैक्टर या तो 5k बनता है या फिर 5k + 1 बनता है, या तो 5 का फैक्टर बनता है या फिर 5 के फैक्टर में 1 ऐड हो रहा होता है। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था कि जब हम 4th पावर लेते हैं तो हमारे पास या तो 5k वाली टर्म आती है या फिर 5k + 1 वाली टर्म आती है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 3a² - 1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। 3a² - 1 हमारे पास कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, ये हमने इसमें प्रूव करना है।
तो हमने इसको जो चीज़ हमने प्रूफ करनी होती है, अगर हम उसको 2-3 मेथड होते हैं प्रूफ करने के, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है वो होता है कंट्राडिक्शन मेथड का। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी होती है ना, उसे उलट हम ले लेते हैं और लास्ट पे आके वो कंट्राडिक्ट कर जाता है, तो वहाँ से हमें प्रूव हो जाता है कि जो हमने अपनी सपोजिशन ली थी वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, तो इसका मतलब है उससे उलट एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रूव करवाना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे ले लेंगे कि एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो लास्ट पे जो है वो सपोजिशन आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। जब कंट्राडिक्शन आ जाएगी हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी तो इसका मतलब उससे उलट वाला मतलब हमने कहा है कि स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमने यही लेना है कि स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। अगर स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो 3a² - 1 जो है वो n² के इक्वल होगा। n² हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है कोई किसी भी n के लिए। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम वी नो दैट 3a² - 1 इज इक्वल टू 3k + 1। अगर यहाँ पे हम इसको डिवीजन एल्गोरिदम से करते हैं तो 3a² - 1 को हम 3k + 1 लिख सकते हैं। मतलब 3a² - 1 है ना, तो वो या तो उसका आंसर 3k + 1 आएगा या 3k आएगा। इसको हम 3k + 1 के इक्वल भी रख सकते हैं या फिर हम इसको 3k के इक्वल रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब सबसे पहले मैं इसको 3k + 1 के लिए सॉल्व करती हूँ। अगर मैं इसको 3k + 1 के लिए सॉल्व करना चाहूँ तो जो 3 वाली दोनों टर्म्स है उसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगी और 1 वाली दोनों टर्म्स को मैं राइट साइड पे ले जाऊँगी। अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकालती हूँ तो 3 × a² - k बच जाएगा और राइट साइड पे बच जाएगा 2। अब यहाँ पे मेरे पास जो 3 × a² - k है वो इक्वल आ जाएगा 1k। 1k इक्वल कब आएगा? जब मैं इसको 3k के लिए सॉल्व करूँगी। अगर 3k के लिए सॉल्व करते हैं तो ये 1k इक्वल आता है, और अगर 3k + 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये 2k इक्वल आता है। कोई इन दोनों में से दोनों ही पॉसिबल्स हैं। बेशक आप 3k + 1 के लिए सॉल्व करो या फिर 3k के लिए सॉल्व करो। अब डिवीजन एल्गोरिदम से हमें क्या पता चला कि जो मेरे पास 2 है वो किसके इक्वल है? जो 2 है हमारे पास रिमाइंडर, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 = 3 × 0 + 2, और जो 1 है उसको 3 × 0 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमारे पास 2 है, एक तो आंसर 2 है। 2 हमारे पास 3 × 0 + 2 होता है, और जो 1 है वो 1 हमारे पास 3 × 0 + 1 के इक्वल होता है। हमारे पास जो इनका आंसर है वो या तो 2 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। ना तो 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही हमारे पास 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी कि हमने तो कहा था कि n जो भी इसका आंसर आता है 3n, जो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिया था कि 3a² - 1 वो तो n² के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो 3a² - 1 आया है वो तो मेरे पास आ रहा है या तो 2 के इक्वल आ रहा है या फिर 1 के इक्वल। यहाँ पे ना तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब मेरी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मेरे पास आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर n > = 1 प्रूव दैट n × n + 1 × 2n + 1 / 6 इज़ एन इंटीजर। यहाँ पे मेरे पास एक टर्मिनल फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको मैंने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास n > 1 के लिए इंटीजर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम n ले लेते हैं। n आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी ले लो। यहाँ पे चूँकि मेरे पास जो डिवीजन में टर्म है वो 6 है, तो मैं इसको 6k + r ले लेती हूँ। अब जो 6k + r है, यहाँ पे मेरे पास r रिमाइंडर होगा वो 0 से 5 के बिटवीन हो सकता है। मतलब यहाँ पे 6 तो नहीं हो सकता ना, 6 से छोटा होगा तो 5 तक ले सकते हैं। जो रिमाइंडर है ना वो 0 से b के दरमियान होता है, तो यहाँ पे मैं b जो है वो 5 लिखा हुआ। अब a जो मेरे पास फॉर्मूला गिवन था वो लेट कर लेते हैं कि वो a के इक्वल था n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, अब मैंने इसको r जो है वो 0 से 5 के बिटवीन लाई करता है, तो मैंने इसको सारी टर्म्स के लिए चेक करना है। 0 के लिए भी चेक करना है, 1 के लिए भी करना है, 2 के लिए भी करना है, 3 के लिए भी, 5, 4, 5 सब के लिए करना है। तो पहले मैं इसको 0 के लिए r = 0 के लिए पुट कर लेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला जो लिखते हैं 6k × 6k + 1 × 12k + 1। यहाँ पे क्या किया है मैंने, n की जगह पे 6k + r वाली टर्म को पुट किया। जहाँ जहाँ पे मेरे पास n है ना फॉर्मूले में, वहाँ पे 6k + r, और r यहाँ पे मैं 0 ले रही हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ 6k जो है वो n की जगह पे पुट करेंगे। 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास जो फॉर्मूला बचा है वो k × 6k + 1 × 12k + 1 बच जाएगा, जो कि मेरे पास एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ से r 0 के लिए प्रूव हुआ।
R1, चूँकि के कोई भी इंटीजर है ना, तो के इंटीजर है, 6 और 1, 12, 1, ये जो काउंटिंग मेरे पास आ रही है वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर के साथ जब हम रिलेट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो भी इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब R0 के लिए जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। और यही हमने प्रूव करना था कि स्टार्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला है वो एक इंटीजर है। 0 की बात उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने यहाँ पे ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 1 की बात की थी, लेकिन जो जिसके लिए बात की थी वो n वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं r क्या है, 6k प्लस r जो है हमारे पास वो n के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे r की जगह पे 0 हम लगा सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से n से ही स्टार्ट करते फिर हम 0 नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम n जो है वो 6k प्लस r ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। इसके लिए अब हम 1 के लिए देख लेते हैं। 1 के लिए 6k प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, वहाँ पे n की जगह पे हम लगाएंगे 6k प्लस 1। तो उसको सोल्व करके जब हमने देखा वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो पहले जो दो टर्म्स 6k प्लस 1 एज इट इज़ रहा, बाकी जो दोनों टर्म्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वहाँ से मेरे पास 6 जो है वो कॉमन आ सकता है। 6 कॉमन निकाल के नीचे वाले 6 से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कटिंग कर दूँ तो 6k प्लस 1 इंटू 12k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये भी तो मेरे पास एक इंटीजर आ रहा है, के भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो जब इंटीजर को इंटीजर के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर भी इंटीजर आएगा। तो 1 के लिए भी प्रूव हुआ। अब मैंने इसको देखना है 2 के लिए। अब 6k प्लस 2 जो है वो n की जगह पे पुट करेंगे, n की जगह पे 6k प्लस 1 पुट करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से कोई सी भी 2 टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, ना भी सॉल्व करो ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें 6 पे क्योंकि डिवाइड हो रहा तो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमारे पास आंसर इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो वो तो हमारे पास कोई भी आंसर आ सकता है। तो मैंने कोई भी ऐसी 2 टर्म्स को सॉल्व करना है जिसमें से 6 कॉमन निकल सके। अब यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करती हूँ तो 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन आएगा, नीचे वाले 6 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास एक सिंपल टर्म बच जाएगा 6k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 इंटू 12k प्लस 5। तो ये हमारे पास सारी इंटीजर्स की टर्म्स है, तो इनको सॉल्व करके आंसर भी इंटीजर आएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम मैंने r इक्वल टू 3 के लिए उसको सॉल्व करना है। 6k प्लस 3 ऐड करूँगी n की जगह पे। ऐड करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करूँगी, सॉल्व करके 6 कॉमन निकालूंगी, नीचे वाले 6 से कैंसिल आउट कर दूंगी। तो बाकी जो टर्म बचेगी 6k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 2 इंटू 12k प्लस 7। तो ये भी एक इंटीजर ही है। अब r इज इक्वल टू 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 6k प्लस 4 जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पे। फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 6 को कॉमन निकालेंगे, नीचे वाले 6 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बचेगा 12k स्क्वायर प्लस 17k प्लस 6 इंटू 6k प्लस 5, जो कि हमारे पास एक इंटीजर है। बिल्कुल सेम इसी तरह r5 के लिए कर देंगे। तो यहाँ ये भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। यही हमने प्रूव करना था कि हम जब 0 से लेके 5 तक सारे डिजिट्स के लिए इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं तो वो एक हमारे पास इंटीजर ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 7k और 7k प्लस 1। बिल्कुल सेम वही आंसर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको करवाया था कि अगर हम क्यूब लेते हैं किसी भी इंटीजर का, उसका आंसर या तो 7k आएगा या फिर 7k प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे 7 की बात हो रही है तो हमने डिवीजन एल्गोरिदम से इसको सॉल्व करना है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, a हमारे पास होता है b³ प्लस r के इक्वल। तो यहाँ पे b हमें गिवन है 7। जो भी k इंटीजर के साथ टर्म होती है वो हमारी b की टर्म होती है। तो यहाँ पे हमने b की जगह पे लगा लेना है 7। और हमारे पास जो r होता है वो 0 और b के दरमियान लाया करता है। इसका मतलब जो r है वो 0 और 7 के दरमियान लाया करेगा। तो उसके लिए अगर हम एक इंटीजर लेट किया है उसको, जिसको हमने इक्वल रखा है 7 प्लस r के, उसके दोनों साइड पे हम क्यूब लेते हैं तो वो 7 क्यूब आ जाएगा। अगर 7 में इसमें से कॉमन निकालती हूँ तो वो 49 इंटू क्यूब आ जाएगा। अब जो 49 क्यूब है उसको मैं k लेट करती हूँ तो वो 7k बन जाएगा। a³ जो है वो 7k के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 7q पहले मैंने लिया था, अगर मैं 7q की जगह पे 7q प्लस 1 लेती हूँ और उसका क्यूब लगाती हूँ, उस पर मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके 7 को कॉमन निकाला तो वो 49q³ प्लस 21q स्क्वायर प्लस 3q आ रहा था, जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर को k लेट करेंगे तो यहाँ पे 7k प्लस 1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम अगर मैं r2 के लिए इसको करूँ तो भी बिल्कुल सेम मेरे पास 7k प्लस 1 आएगा। r3 करती हूँ तो भी 7k माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे
माइनस करो यहाँ से, यहाँ पे मेरे पास जो है 3 क्यूब का आंसर 27 आता है ना, तो 27 को यहाँ पे मैं 28 - 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा हुआ था, या तो हमारे पास आंसर 7K आएगा या फिर 7K प्लस -1 आएगा। प्लस वाली टर्म भी आ सकती है, माइनस वाली टर्म्स भी आ सकती है। तो 1 के लिए किया तो यहाँ पे प्लस वाली टर्म आई, 2 के लिए भी प्लस वाली टर्म आई और 3 के लिए -1 वाली टर्म आ गई। बिल्कुल सेम 4 के लिए भी करेंगे तो 7K प्लस 1 वाली टर्म आएगी। बिल्कुल सेम 5 के लिए करेंगे तो यहाँ पे 7K -5 वाली टर्म आएगी। बिल्कुल सेम 6 के लिए भी कर लेना है। ये आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Obtain the following version of the division algorithm for integers a and b with b not equal to 0. There exist unique integers q and r that satisfy a is equal to qb plus r, where -1/2 mod b less than r less than or equal to 1/2 b mod। यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है डिवीजन एल्गोरिदम से कि a और b दो कोई भी इंटीजर है जिनमें से b हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। वहाँ पे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r। इसको हमने प्रूव करना है -1/2 b mod लेस देन r लेस देन इक्वल टू 1/2 b mod के लिए। तो यहाँ पे हमने बैक ले लेना है। अब हमें पता है कि जो 0 होता है वो हमेशा से लेस होता है b mod से, ठीक है। b mod से लेस होता है तो 0 तो किसी भी नंबर से लेस होता है। अब b हमने लिया है 0 के नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर b हमारे पास 0 नहीं है तो उसका मोड तो 0 से ग्रेटर हो गई, क्योंकि वो 0 नहीं है, ठीक है ना। 0 नहीं है तो वो या तो b हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो लेकिन अगर हम मोड ले लेते हैं, मोड का मतलब तो ये है ना कि हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, माइनस ख़त्म हो गया। तो जो b का मोड है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, और हाफ ऑफ द बी मोड ले लो वो भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब देखो जब बी मोड 0 से ग्रेटर है, हाफ ऑफ द बी जो है बी मोड है वो भी 0 से ग्रेटर है, तो हाफ ऑफ द बी मोड जो है वो तो बी मोड से लेस होगा ना। अंडरस्टूड सी बात है, एक बी मोड ले रहे एक हम उसका हाफ बी मोड ले रहे, तो वो दोनों जो हाफ वाला है वो तो बी से लेस ही होएगा ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 1/2 बी मोड जो है वो लेस देन है बी मोड से, ठीक है। ये हमने खुद से लिया। अब हमने अगर ये हमारे पास आ रहा है तो डिवीजन एल्गोरिदम के लिए हमें दो इंटीजर चाहिए होते हैं क्यू और आर। वो हमने यहाँ पे लेट कर लेने के एक क्यू डैश है एक आर डैश है, ठीक है। अब अगर ये दो एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू क्यू डैश बी प्लस आर डैश। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर डैश होगा वो 0 और बी मोड के दरमियान में लाई करेगा। चूँकि बी मोड हम इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने ऊपर बी मोड लिखा हुआ था और वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी जो है वो लेस देन इक्वल टू आर मोड लेस देन बी मोड हो जाएगा, ठीक है। अब जो बी मोड है हमारे पास वो 1/2 बी मोड से लेस है, तो इसकी जगह पे अगर मैं लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगा दूँ तो ये 1/2 बी मोड आ जाएगा। अब यहाँ पे लेट करते हैं कि जो आर है वो आर डैश के इक्वल है और जो क्यू है वो क्यू डैश के इक्वल है। तो जहाँ यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 बी मोड है वो लेस देन है आर डैश से, और आर डैश जो है वो लेस देन है बी मोड से, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई ना लेस देन की, ठीक है। जो 1/2 बी मोड है वो लेस देन है हमारे पास आर मोड से, और जो आर मोड है वो लेस देन है बी मोड से, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इस सारी टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आर डैश बी मोड से लेस है ना, तो 1/2 बी मोड जो है वो आर डैश से लेस है। अगर मैं सबको बी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, -1/2 बी मोड लेस देन आर डैश है, और जो दूसरे वाला बी है वो मेरे पास यहाँ पे आके हो गया माइनस आर डैश माइनस है बी मोड से। तो ये चीज़ सारी जो होगी वो लेस देन होगी 0 से। अब लेट यहाँ पे सिंस अब हमें पता है कि जो ए है वो क्यू डैश बी प्लस आर डैश के इक्वल है, और यहाँ पे माइनस बी मोड और प्लस बी मोड ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया ऊपर वाली कंडीशन बनाने के लिए। जब ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो एस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ए जो है वो इक्वल हो जाएगा। अगर बी हम यहाँ से प्लस वाला बी जो है उसको ऐड करते हैं ना, तो बी कॉमन निकालेंगे तो वो क्यू डैश प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, और जो आर डैश माइनस बी मोड है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू डैश प्लस 1 को हमने क्यू लेट करना है, और आर डैश माइनस बी मोड को हमने क्या लेट करना है, आर लेट करना है। उसको हम फॉर्मूले में लगाते हैं अब, ठीक है। बी चूँकि ग्रेटर देन 0 था हमारे पास, बी मोड जो है वो माइनस बी के भी इक्वल आ सकता है, तो यहाँ पे हम ए जो है उसको इक्वल रख सकते हैं क्यू डैश बी प्लस आर डैश माइनस बी मोड माइनस बी, मतलब कि जो
पॉजिटिव बी मोड है वो माइनस बी के भी तो इक्वल है ना, तो वहाँ पे हम माइनस बी लगा सकते हैं। तो माइनस बी लगा के अब हमने फॉर्मूले में क्या किया, उसको जो माइनस वाला था उसको उसमें अगर हम इंक्लूड करते हैं, बी को कॉमन निकालते हैं तो क्यू डैश -1 आ जाता है और फिर प्लस हमारे पास आर डैश माइनस बी मोड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू डैश -1 को क्यू लेते हैं और आर डैश माइनस बी मोड को आर लेते हैं, मतलब हम उसको प्लस वाले के साथ सॉल्व करें या फिर माइनस वाले के साथ सॉल्व करें, आंसर बिल्कुल सेम रहता है। और हमने भी यही प्रूव करना था कि -1/2 बी मोड लो या फिर 1/2 बी मोड लो, वो दोनों हमारे पास आर उन दोनों के दरमियान में ही लाई करता है। तो बिल्कुल सेम हमने यही यहाँ पे प्रूव किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1/2 मोड बी लेस देन आर डैश माइनस मोड बी लेस देन 0। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे नीचे जो निकाला है वो ये आया, यहाँ पे जो आर है हमारे पास वो इक्वल है आर डैश माइनस बी मोड के। तो यहाँ से हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिदम था वहाँ से ए बी क्यू माइनस प्लस आर आया, जो कि हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम था। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्रूव हो जाता है डिवीजन एल्गोरिदम -1/2 मोड बी माइनस लेस देन आर डैश लेस देन बी मोड के लिए। और इसी तरह जो बी मोड होता है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 बी मोड से। तो इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करके डिवीजन एल्गोरिदम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट नो इंटीजर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 1 1 1 1 1 फिर 1 1 1 1, मतलब पहले 2 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5 अप टू सो ऑन। इस तरह का हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसको हमने प्रूव करना है कि कोई भी इनमें से इंटीजर नहीं है। प्रूव दैट नो इंटीजर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, एनी नंबर इन सीक्वेंस कैन बी रिटन एज। ये वाले सीक्वेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहले 11 है, फिर उसमें 100 ऐड किया हुआ, फिर उसमें 1000 ऐड किया हुआ, फिर उसमें 10,000 ऐड किया हुआ। इस तरह का हमारे पास एक सीक्वेंस है कि 11 में ऐड हो रहा है ना। सबसे पहले हमारे पास 11 है ना, 11 में हम 100 ऐड करेंगे तो अगली टर्म बन जाएगी, फिर उसमें 1000 ऐड करेंगे तो उससे अगली टर्म बन जाएगी, फिर उसमें 10,000 ऐड करेंगे तो उससे अगली टर्म। तो इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हो सकता है कि 11 प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 2 to n और 10 रेज टू पर 2। ठीक है, सॉरी 10 रेज टू पर आई लगाएंगे ना। आई हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2 से स्टार्ट है, 2 लगाएंगे तो 10 रेज टू पर 2 मतलब 100 सबसे जो स्टार्टिंग टर्म ऐड हो रही है 11 में वो 100 है, इसलिए हम आई जो है वो यहाँ से 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, ईच टर्म ऑफ समीशन आई इज इक्वल टू 2 to n 10 रेज टू पर आई इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये जो हमारे पास टर्म आएगी कोई भी 10 रेज टू पर आई की फॉर्म में वो 4 पे डिविजिबल होगी। तो इसके लिए हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम क्या आएगा, ए आई इज इक्वल टू 11 प्लस 4r, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 4 पे डिविजिबल होएगी तो 4r लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 4 को यहाँ पे 11 को तोड़ती हूँ, 11 को मैंने ऐसे तोड़ना है कि ये 4 इनमें से कॉमन निकल सके। तो यहाँ पे मैं इसको 8 + 3 लिख सकती हूँ, 11 को 8 + 3 लिख सकते हैं। और यहाँ से फिर 8 से और 4r में से 4 को जब मैं कॉमन निकालूंगी तो r + 2 और +3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये मेरे पास डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म हो गई फॉर ईच आर आई। अब हर एक आर आई के लिए हमने इसको सेटिस्फाई करवाना है, तो सबसे पहले मैं आर जो है वो 0 लिखूँगी। अगर मैं आर की जगह पे 0 लिखती हूँ तो मेरे पास जो 4 × 0 + 2 + r3 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह सेम यहाँ पे मैंने ये 11 के लिए लिखा। मैंने 11 कैसे बनता है, अगर मैं आर की जगह पे 0 लगाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 × 4 8 8 + 3। अब मैंने इसको बनाना है 111, तो 111 के लिए मुझे आर क्या लेना पड़ेगा, 111 के लिए मुझे आर 25 लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 + 2 करेंगे तो 27 × 4 + 3 करूँगी तो वो 111 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिवीजन एल्गोरिदम को अगर मैं क्लोज करती हूँ तो वो ये बनता है कि ए आई मतलब आई जो भी मैंने लेना है उसके लिए मुझे 4i डैश + 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे पास 3 है और r_i डैश है ये दोनों यूनिक है, मतलब ये दोनों डिफरेंट होंगे, आपस में सेम नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट होंगे। a1 जो है, सपोज मैंने a1 किया जो है था मेरे पास a1 = a², तो s मेरे पास यहाँ पे 4q + r है, तो ये इसमें सपोजिशन ली है। ठीक है, अब r जो है वो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो s² क्या होगा, s² जो अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लेती हूँ, पहले a जो था मैं s² रखा, तो s² किसके इक्वल आ जाएगा 16q², अगर सिर्फ 4q लेते हैं r 0 के लिए। ठीक है, r उन्होंने कहा नॉट 0 है, लेकिन फर्स्ट टर्म तो 0 के लिए ही आएगी ना, 16q², फिर नॉट 0 के लिए कर लेंगे, फिर नॉट 1 के लिए कर लेंगे, तो यहाँ पे जो s² आएगा
वो मेरे पास 16 क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। 16 क्यू स्क्वायर, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर विच इज़ नॉट ऑफ 4 आर आई डैश प्लस 3, ये 3 की फॉर्म में तो नहीं है ना। अब अगर हम आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो कहते हैं, आर ज़ीरो नहीं रखते, आर की कोई भी टर्म होती है, फिर भी मेरे पास ये जो टर्म है वो 4 आर आई डैश प्लस 3 की फॉर्म में तो नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या प्रूव करना था कि ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। जो हम सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं आता। अब अगर मैं आर नॉट इक्वल टू वन यहाँ पे लिखा हुआ उसके लिए चेक करती हूँ, तो मैंने आर को 1 प्रूव करना है, मतलब मैं इसको बाय कंट्राडिक्शन प्रूव कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉट इक्वल टू 1, लेकिन मैंने 1 लिया है, 1 लेके उसका स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लेके मेरे पास जो फॉर्म आती है वो भी 4 इंटू के कोई भी मैं लेट कर लेती हूँ, या आर आई कोई भी लेट करती हूँ, प्लस 1, ये भी 1 की फॉर्म में आ गया, 3 की फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब जो मेरी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, इसका मतलब ये भी इंटीजर नहीं है। अब इसको मैंने आर नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे मैंने कंट्राडिक्शन यानी मैंने लिखा ये है कि इक्वल नहीं है 2 के, लेकिन मैंने इसको 2 पुट करना है, पुट करके उसका स्क्वायर लेना है। तो आंसर जो है वो फिर प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, प्लस 3 की फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब ये भी इंटीजर नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह मैंने इसको 3 के लिए किया, तो वो भी मेरे पास जो था वो प्लस 1 की ही फॉर्म में आया, मेरे पास 4 आर आई डैश प्लस 3 की फॉर्म में नहीं आया। तो इसका मतलब जितने भी मेरे पास यहाँ पे ए आईज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वेरीफाई दैट इफ एन इंटीजर इज साइमल्टेनियसली अ परफेक्ट साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, स्क्वायर भी है क्यूब भी है, एज इन द केस विथ 64 इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 2 एंड 4 रेज़ टू पावर 3। 64 क्यूब भी है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब भी है 8 का, और 4 का, और परफेक्ट स्क्वायर भी है 8 का। देन इट मस्ट बी आइदर ऑफ द फॉर्म 7 के और 7 के प्लस 1। तो देन हम इसको 7 के या फिर 7 के प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमने एक इंटीजर यहाँ पे प्रूव करना है, तो हम लेट कर लेते हैं खुद से कि हमारे पास यहाँ पे जो 7 के की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमने 7 के प्लस 6 और यहाँ पे ए हमने ले लिया 5, ठीक है। 5 ये हमने खुद से लेट किया, ये आप कोई भी सा भी लेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया कि 5 जो है वो इक्वल है 7 के प्लस 6 के, और जो बी है वो 0 और 7 के दरमियान लाई करता है। मतलब जो बी होता है वो जो हमारे पास 7 और 0 है उसके दरमियान में कोई भी आएगा, 7 नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 7 के दरमियान में कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम उसका क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब लेते हैं तो वो 7 के आई के इक्वल आता है। अगर बी 0 रख लेते हैं ना, बी 0 बी, यहाँ पे मैंने जो 5 इज इक्वल टू 7 के प्लस 6 लिखा है, 5 की जगह पे ए लगाते हैं और 6 की जगह पे बी लगाते हैं, तो ए इज इक्वल टू 7 के प्लस बी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बी अगर मैं 0 रखती हूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी इंटीजर जिसको मैंने एस का नाम दिया उसका क्यूब लेती हूँ, तो वो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 7 के का यहाँ पे क्यूब आएगा ना। तो 7 को कॉमन निकालूंगी तो बाकी जो मेरे पास टर्म बचेंगी उसको मैंने के आई लेट कर लिया। इसका मतलब जो क्यूब है वो 7 के आई की फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बी की जगह पे 1 लगाती हूँ, 2 लगाती हूँ या फिर 4 लगाती हूँ, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, आप इसको अलग से सॉल्व करके भी देखना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, लास्ट पे एक टर्म 1 बचेगी, बाकी जो सारी टर्म्स है उसमें से 7 कॉमन आ रहा होगा। जो दरमियान वाली टर्म होगी, जैसे हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उसकी जगह पे के आई लेट कर लेंगे। के आई लेट करेंगे तो मेरे पास इसका फॉर्मूला बनेगा 7 के आई प्लस 1। फिर इसी तरह 3 के लिए, 5 के लिए और 7 के लिए जब करेंगे तो वो 7 के आई माइनस 1 बनेगा। अब यहाँ पे -1 भी बन सकता है, +1 भी बन सकता है। ये आपको फॉर्मूले जब हमारे पास इंटीजर्स होंगे ना, उनकी कंडीशन देख के पता चलेगा कि अगर प्लस लगाते हैं तो लास्ट पे 1 बचता है या नहीं बचता है। अगर प्लस लगा के नहीं बचता तो आपने माइनस लगा के बचा लेना, लेकिन लास्ट पे 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ये प्रूव करना है कि वो या तो 7 के की फॉर्म में, या फिर 7 के प्लस 1, या फिर 7 के -1 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे के आई जो है, इसमें आई जो है हमारे पास वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये 0 जो आई जो है वो 0 से 6 तक हो सकता है, 7 तक नहीं, क्योंकि 7 तो हमारे पास बी है ना, हमने 7 तक नहीं जाना, 7 से लेस रहना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 तक इसकी वैल्यूज़ जा सकती हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे जैसे उन्होंने के आई के लिए लिखा हुआ है, वैसे ही बिल्कुल सेम उन्होंने अगेन इसको लिख दिया है। बिल्कुल सेम वही स्टेप है कि अगर हम इसको आई के लिए देखते हैं तो भी यही कंडीशन है, अगर हम इसको केस के लिए देखते हैं फिर भी यही कंडीशन है। K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6, बेशक इसको आई को वैल्यूज़ दे लो या फिर इस तरह से लिख लो, ये दोनों एक ही स्टेप है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है।
ना लुक एट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने क्यूब वाले को प्रूव कर लिया, अब हमने इसको करना है स्क्वायर के लिए प्रूव। बिल्कुल सेम फार्मूला वही रखना है, आर इज इक्वल टू 7c प्लस डी, इसको मैंने ये फार्मूला ऐड किया, ठीक है। और जो डी होगा वो 0 से 6 तक होगा। यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर के लिए करना है। सबसे पहले आर इज इक्वल टू 7c, इसका स्क्वायर लेंगे, डी को सबसे पहले 0 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो वो बिल्कुल सेम 7 इंटू 7cd, जो कि एस क्यूब, यहाँ पे मैं जो के 7c स्क्वायर है इसको इंटीजर के नॉट लेट करती हूँ, ठीक है। के नोट क्योंकि 0 के लिए ले रही ना, तो 0 के लिए मैं के नोट का नेम दे देती हूँ। बेशक यहाँ पे के आई दे लो, आई को बाद में 0 1 2 की वेरिएशन दे लो, या फिर स्टार्टिंग पे ही के नोट कर लो, एक ही बात। तो यहाँ पे मैं इसको के नोट लेट किया तो मेरे पास एस क्यूब का भी यही आंसर आया था। अब मैं इसको अगर डी इज इक्वल टू 1 के लिए करती हूँ तो बिल्कुल सेम 7 कॉमन निकालूंगी इंटू 7c स्क्वायर प्लस 2c, जिसको मैं k1, अब बेशक के आई कह लो, बाद में इसको वेरिएशन 1 दो, या फिर स्टार्टिंग पे ही k1 कह लो। तो ये भी एस क्यूब का भी तो सेम ऐसे ही आया था ना आंसर। फिर इसको मैं 2 के लिए करती हूँ, फिर इसको मैं 3 के लिए करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 2 के साथ करने पे +4 आ रहा है, 3 के साथ करने पे +2 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम अगर मैं D4 के लिए करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 7k + 2 आता है। लास्ट टर्म जो मेरे पास यहाँ पे 2 आ रही है वो किस तरह आई है, 16 था ना, 16 को मैंने 14 + 2 लिखा, 14 में से 7 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इस तरह 7k + 2 आ गया। बाकी जो ये जो 14 था वो इंक्लूड हो गया k वाली टर्म में। इसी तरह बिल्कुल 5 के लिए करते हैं, तो 5 की जो लास्ट टर्म, यहाँ पर मैंने लास्ट टर्म को जो है वो सॉल्व करके बताया वो, बाकी मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ क्योंकि ये स्टेप्स तो बहुत ईजी हैं, पहले क्वेश्चन में भी हो चुके हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो। इसकी लास्ट टर्म 25 बनती है, जिसको मैंने 21 + 4 में तोड़ा था, ठीक है। 21 7 के टेबल में आता है तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा और लास्ट पे 4 बच जाएगा। इसी तरह जब 6 के लिए करते हैं तो उसकी लास्ट टर्म 36 बनती है, जिसको मैं 35 + 1 लिख सकती हूँ। 35 जब वो 7 के टेबल में इंक्लूड हो जाएगी और लास्ट पे 1 बचेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर जो है वो किस तरह की फॉर्म्स बन रही है, 7k + 1 7k + 2 7k + 4, और आर क्यूब की क्या बनी थी, 7k + 1 और 7k + 6, ठीक है। बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम मस्ट बी आइदर ऑफ द फॉर्म 7k और 7k + 1। अब ये जो हमारे पास लास्ट पे टर्म्स बन रही हैं, इनको हम तोड़ भी सकते हैं, इनकी यूनिकनेस को प्रूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आया है कि डिवीजन एल्गोरिदम की अगर यूनिकनेस को हम प्रूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो या तो 7k आता है या फिर 7k + 1 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। फॉर n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 इस्टेब्लिश द इंटीजर n इंटू 7n² + 5 इज ऑफ द फॉर्म 6k। बिल्कुल सेम उन्हीं लाइन पे क्वेश्चन होना, ये वाला भी यहाँ पे 6b जो है हमारे पास वो 6 है, इसका मतलब r जो है वो 0 और 6 के दरमियान लाई करना चाहिए। इस फार्मूले को हमने प्रूव करना है। अब बिल्कुल सेम वही फार्मूला, वही स्टेप्स, वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, सिर्फ यहाँ पे हमने n जो है वो लेट करना है 6k + r, ठीक है। जो फार्मूला गिवन है उसमें हमने ये जो ऊपर हमने लेट किया है n = 6k + 1 वाले फार्मूले को, इसमें पहले r0 करेंगे, r0 करके जो है हमारे पास 6k बनेगा, तो 6k को n की जगह पे पुट कर देंगे। सेकंड पे हम r1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे तो 6k + 1 बन जाएगा, उसको n की जगह पुट करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे 2 ले लेंगे, फिर 3 4 5 और इसी तरह पुट, यहाँ पे हम n = 6k + r में वेरिएशन करते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 की, और इनको हम n की जगह पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 6 फैक्टर वाला हमारे पास आंसर बनेगा। पहले 6 × 252k³ + 84k² + 12k, जिसको हम यहाँ पे k डैश का नेम देंगे। बिल्कुल 1 के लिए करेंगे तो इंटीजर जो भी अंदर इंटीजर आ रहा है उसको k डैश की वेरिएशन देंगे, 2 के लिए करेंगे k डैश की वेरिएशन देंगे, 6 के लिए करेंगे k डैश की 3 के लिए करेंगे k डैश की वेरिएशन, फिर 4 के लिए किया, फिर बिल्कुल सेम 5 के लिए किया। तो जो b था वो 0 और 6 के दरमियान था, तो इसका मतलब इसको हमने 5 तक किया। तो ये सारे के सारे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास 6 का फैक्टर ही बन रहा है, और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n के लिए ये जो फार्मूला हमने दिया हुआ है ये 6k की फॉर्म में इस्टेब्लिश होता है। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर शो दैट n⁴ + 2n² + 11 इज़ ऑफ द फॉर्म 16k। अब हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना है 16k के लिए, ठीक है। तो 16k के लिए n हम यहाँ पे कोई सा भी लेट कर लें, यहाँ पे मैंने n = 2k + 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला गिवन है उसमें n इज़ एन ऑड इंटीजर,
एन जो है वो ओड इंटीजर है, ठीक है। एन को कोई सा भी ओड इंटीजर यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे जब एन रेज टू पावर 4 + 2n 4n² + 11 है, अगर मैं इसका फॉर्मूला क्लोज करना चाहूँ तो 11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 + 7 लिख सकते हैं ना। तो 4 को अगर मैं इस फॉर्मूले के साथ एन रेज टू पावर 4 + 4n² के साथ कंबाइन करके फार्मूला क्लोज कर दूँ तो 7 बच जाएगा। अब ये जो मेरे पास फार्मूला है इसमें n की जगह पे 2k + 1 पुट किया, 2k + 1 पुट करके सिंप्लीफाई करके जब इसका सोल्यूशन निकाला तो 4k² + 4k + 3 × k + 7 बना, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो आंसर बना वो 16k⁴ + 32k³ + 40k² + 24k + 16 बनता है, ठीक है। यहाँ पे k जो है वो 2q भी हो सकता है और 2q + 1 भी हो सकता है। सबसे पहले मैं k को यहाँ पे 2q पुट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास k होता है वो या तो 2q की फॉर्म में आंसर आता है या फिर 2q + 1 की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे मैं पहले 2q पुट करती हूँ। जब मैं 2q पुट करती हूँ तो सारे टर्म्स में मेरे पास 16 जो है वो कॉमन निकलता है। तो 16 को कॉमन निकालती हूँ तो अंदर जो मेरे पास है वो इंटीजर्स बचते हैं। इंटीजर्स की जगह पे मैं जो है वो x लगा सकती हूँ, मैंने x लगा दी। फिर मैंने इसको करना है 2q + 1 के लिए। जब वो मैं उसमें पुट करती हूँ, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद सारे टर्म्स में मेरे पास फिर से 16 कॉमन आ जाता है। 16 कॉमन आता है तो बाकी जो अंदर वाली टर्म्स है वो क्या सारी की सारी इंटीजर्स है। इंटीजर्स को x लिख सकते हैं तो वो फिर 6 की फॉर्म में है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या प्रूव करना था कि n कोई भी ऑड इंटीजर है। n यहाँ पे ये जो मेरे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसको मैंने शो करना है कि मेरे पास 16 के है। अब ओड बनाने के लिए मैंने 2k + 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओड है ना, तो 2 का जो हमारे पास मल्टीपल होता है उसमें हम 1 ऐड कर दें तो कोई भी हमारे पास जो है वो ओड नंबर ही आएगा। अब 2k + 1 मेरे पास ओड नंबर था, इसको मैंने लेट किया, n की जगह पे पुट कर दिया। n मेरे पास ओड था ना, उसको ओड बनाने के लिए 2k + 1 उसमें किया, तो जो भी मेरे पास टर्म बनेगी अब इसको मैंने देखना है कि ये मेरे पास 6k का ही फैक्टर बनता है। इसमें बेशक आप इवन नंबर करो, बेशक इसमें ओड करो। तो 2k इवन है, 2q इवन है, 2q + 1 जो है वो ओड है। एक दफ़ा मैंने इवन पुट करके देखा, एक दफ़ा मैंने ओड पुट करके देखा, तो दोनों सूरतों में मेरे पास जो आंसर है वो 16 का फैक्टर ही आया। तो इसका मतलब जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।